दोस्तों अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आज हम वो देखेंगे कि बीपीएससी किस तरीके से करंट पर आधारित क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूछा गया है, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा है और ये करंट का है। कह रहे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है, यानी कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है संदर्भित करता है, क्या करता है? नई दिल्ली में IT पार्क का निर्माण से संबंधित नहीं है। ये क्या है? एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये एक केंद्रीय अभी जो नया यानी कि जो नई संसद बनी है, मतलब कि पार्लियामेंट का निर्माण हुआ, उससे रिलेटेड है सेंट्रा विस्टल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। इसके और देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। कह रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत नया संसद भवन, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्निवास, ठीक है, पुनर्विकास, एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ ही उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री निवास का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि निर्माण तो अपने सचिवालय यानी कि जो पार्लियामेंट है उसका तो हो चुका है, बाकी और कई निर्माण किया जा रहा है। इसका जो शुरुआत है 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस परियोजना की आधारशिला रखे थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बीपीएससी हाल ही ने पूछा है कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो आप सब जानते हैं कि वो है स्मृति ईरानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? यानी कि जो अभी राष्ट्रपति है 15वें राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। तो इसके जो अपोजिशन थे यानी कि इस किसे हराकर राष्ट्रपति बने थे? तो हो जाएगा यशवंत सिन्हा। और ये यशवंत सिन्हा किसके तरफ से खड़े थे? तो यूपीए की तरफ से, और यूपीए क्या है? एक गठबंधन का सरकार है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखिए, झारखंड की पूर्व राज्यपाल, यानी आपसे पूछेगा ये कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल कौन थे जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति है? तो आप आंसर बता देंगे। ठीक है, तो कह रहे कि मुर्मू सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजद की एक अधिकृत उम्मीदवार रही, जबकि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्षी दलों में यूनाइटेड ऑपोजिशन द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कह रहे कि कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो वो होगा हर घर दस्तक अभियान 2.0। आगे क्या क्वेश्चंस बन सकता है? कह रहे कोविड-19 टीकाकरण में तेजी लाने हेतु 2 माह लंबे हर घर दस्तक 2.0 अभियान शुरू 1 जून 2022 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जून 2022 को। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न है, कह रहे कि 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ से देखिए क्या प्रश्न बना, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। तो अभी हाल ही फिलहाल में जो राज्य में चुनाव हुआ है, जैसे कि त्रिपुरा, नागालैंड, इन सब और बाकी जो मणिपुर, इन सब राज्यों में जो चुनाव हुआ है, इसके आपको क्या याद रख कर लेना है? मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम। जैसे कि त्रिपुरा को तो आपको याद रखना ही चाहिए, त्रिपुरा का कौन है? मानिक शाह। और इसके अलावा अगर आपको पूछे मेघालय का कौन सा है? तो संगमा, कोडरन संगमा कहाँ का? मेघालय का। तो यहाँ पूछा है कहाँ का? महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एकनाथ शिंदे। ठीक, चलिए और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? कह रहे एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में 30 जून 2022 को शपथ ग्रहण किया। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 6 है, कह रहे कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो आप सभी जानते हैं मोदी जी यानी कि केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा का अभियान चालू किया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ देखिए देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, ठीक है, वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव की ठीक है तत्वावधान हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो उत्तराखंड। ठीक है, यानी कि आप नई शिक्षा का मतलब समझिए NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो सबसे पहले लागू कौन से राज्य ने किया है? उत्तराखंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, और ये बीपीएससी हाल ही में पूछा है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। कह रहे 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति NEP जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया की शुरुआत की। ठीक, यहाँ पे और देखिए क्या प्रश्न है, कह रहे कि भारतीय राज्यों की राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करिए। मतलब कि आपको ये बताना है कि कौन से राज्य में कौन से राज्य में राज्यपाल कौन है। तो देखिए यहाँ पे राजस्थान, तो राजस्थान में कौन है? तो राजस्थान में देखिए कलराज मिश्र है, ये तो सही है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में कौन है? तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में कौन है?
वो है आनंदीबेन पटेल। ये दोनों सही है, बाकी ये दोनों क्या है, गलत है, ये दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2। ठीक, और यहाँ देख लेते हैं, कह रहे कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गणेश थे, वर्तमान में सीवी आनंद बोस है, जबकि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और शेष। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देखते हैं, जो कि हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है, निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है। ठीक, तो वो हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI। और डिटेल से जानते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रश्न और बन सकता है। जुलाई 2022 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 को जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार बिहार एवं उत्तर प्रदेश ने 2021 तक कुल जनसंख्या में युवा आबादी के अनुपात में वृद्धि का अनुभव किया है और फिर इसमें गिरावट की संभावना है। ठीक, यहाँ देख लीजिए अगला प्रश्न है, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन तक लोगों को निकाला। तो आप सब जानते हैं कि ऑपरेशन क्या चलाया था, ऑपरेशन गंगा चलाया था। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, फरवरी 2022 में यूक्रेन और रूस के युद्ध बीच यूक्रेन में क्या हुआ था, युद्ध जिसमें कि भारतीय लोग फंसे थे। तो भारत सरकार ने वहां से निकालने के लिए, लोगों के लिए निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को चुना गया है। तो वो है दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे क्या और प्रश्न बन सकते हैं, कह रहे कि भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष की अवधि हेतु G20 की अध्यक्षता करेगा। राष्ट्र अध्यक्षों, शासन अध्यक्षों के स्तर पर G20 की लीडर्स समिट का आयोजन 9 से 10 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में प्रस्तावित है। ठीक, अगला देखिए, कह रहे कि 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे। तो हो जाएगा संदेश झिंगन। ठीक, यहाँ पे क्या और प्रश्न बन सकते हैं, कह रहे वर्ष 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ IFA पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारत के सीनियर डिफेंस संदेश झिंगन को दिया। ठीक है, और सुनील छेत्री को सत्र 21-22 के लिए IFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया। मनीषा कल्याण ने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। दोस्तों, आज जितने भी प्रश्न हैं वो सभी के सभी करंट का है, यानी कि पिछले साल 2022 का पूछा गया है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई। तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक ने 2 बार लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, कह रहे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी। कब, 24 फरवरी 2019। तो 24 फरवरी यहाँ तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर तो यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी ऑप्शन नंबर होगा नहीं। अब देखिए, लेकिन इस योजना को भूतलक्षी प्रभाव से, ठीक है, क्या कह रहे हैं, इस योजना को भूतलक्षी प्रभाव से 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया। मतलब कि यहाँ पे देखिए 2019 को योजना बनाया, लेकिन ये बोला गया कि ये जो योजना है ये 1 दिसंबर 2018 से ही लागू होगा। 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत सभी किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष सहायता प्रदान की जाती है और 2-2 हज़ार रुपये का किस्त से। अगला देखिए, ओलंपिक 2020, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता। तो आप सभी जानते हैं टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, जो टोक्यो जापान की राजधानी है, और भारत ने भाला फेंक में, ठीक है, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था। और यहां से प्रश्न बन सकते हैं, टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूरी के साथ जीता। ओलंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में भारत द्वारा यह पहला स्वर्ण पदक जीता गया। ठीक है, ज्ञात है कि यहाँ पे देखिए है कि कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन वर्ष 2021 में हुआ। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते। तो टोटल जीते थे 19। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है, भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। तो हो जाएगा 1 अगस्त 2021। ठीक है, कह रहे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 24 अगस्त को 5 सितंबर 2021
मध्य में भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य पदकों के साथ 19 पदक जीते थे। क्या क्या? 6 कांस्य, 8 रजत और 5 स्वर्ण। 19 पदकों के साथ भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान था? 24वां स्थान था। इस ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो हो जाएगा 1 अगस्त 2021 को। ठीक। और क्या बन सकते हैं? भारत ने 1 अगस्त 2021 से 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। ठीक। सुरक्षा परिषद का प्रत्येक सदस्य देश 1 महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता संभालता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 74वें सत्र के दौरान हुए चुनाव में भारत को वर्ष 2021 और 22 की अस्थायी यानी अस्थायी सदस्यता के लिए चुना गया। अस्थायी नहीं, अस्थायी के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिका सैनिक कौन था? तो वो हो जाएगा मेजर जनरल क्रिस डुनहाउ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कह रहे काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डुनहाउ थे, जो 30 अगस्त 2021 को C-17 विमान से रवाना हुए थे। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है? तो वो हो जाएगा डिसॉल्ट एविएशन। किसने? डिसॉल्ट एविएशन ने। कह रहे, पूर्ति लद्दाख स्थित गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों की मध्य झड़प जून 2020 में हुई थी। आपसे पूछा जाएगा कि गलवान घाटी में चीनी के साथ झड़प कब हुआ? तो जून 2020 में। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? अभी देखा हमने डिसॉल्ट एविएशन। अगला प्रश्न है कि गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो अभी हमने देखा जून 2020 में। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों की मध्य झड़प हुई थी 2020 में। इजराइल एवं संयुक्त अरब अमीरात के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ 31 मई 2022 को हस्तांतरित हुआ। यह पहला अवसर है जब इजराइल ने किसी अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया हो। ठीक, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो हो जाएगा इजराइल। क्या हो जाएगा? इजराइल। अगला प्रश्न है, आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए ठीक है, देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है। यानी किस देश ने? आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? तो हो जाएगा रूस ने किया है। किसने? रूस ने। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या है, प्रश्न कह रहा है, आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु रूस द्वारा पहला उपग्रह आर्कटिका M, ठीक है, आर्कटिका M प्रक्षेपित 28 फरवरी 2021 को किया। अगला प्रश्न देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन बने? तो वो हो जाएगा विराट कोहली। अगला प्रश्न है, या और क्या बन सकता है? देखिए, मार्च 2021 में इंग्लैंड के साथ खेले गए 5 मैचों की, ठीक है, T20 श्रृंखला में दूसरे मैच के दौरान अहमदाबाद में विराट कोहली T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो होगा जापान। ठीक है, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। 8 जुलाई 2022 को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें कि पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो हो जाएगा हिंदी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बहुभाषावाद पर भारत प्रायोजित प्रस्ताव को अंगीकृत किया, जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है, देखिए कह रहे हैं कि यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद ने। यहाँ पे कुछ और प्रश्न बन सकते हैं। कह रहे यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपातकालीन सत्र फरवरी-मार्च 2022 में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अब्दुल्ला शाहिद ने की थी। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं, यह है भूटान में।
पेपर में कई बार यही भी सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि संकेत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो वो भूटान में है। अगला प्रश्न है कि पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है, तो हो जाएगा इजराइल में। ठीक, अगला यहां देखिए क्यों फेमस हुआ पेगासस, तो देखिए पेगासस को इजरायली फर्म NSO समूह ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। यह एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मेलवेयर है जिसे स्पाइसवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हाल ही में इस सॉफ्टवेयर का पर भारत में कुछ सार्वजनिक हितों की निगरानी रखने हेतु जासूसी करने का आरोप लगाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया, तो आप सभी जानते हैं वो कब किया गया था, 1 जनवरी 2021 को। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा 74वें सत्र के दौरान चुनाव में भारत को 2021 और 22 की अस्थायी अध्यक्षता के लिए चुना गया। भारत 2 वर्षीय यह कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ और सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। किस देश ने भारत को स्पुतनिक V या स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया, तो आप सभी जानते हैं वो है रूस। यहाँ पे देखिए क्या है, अगला कह रहे कि भारत ने कोविड वैक्सीन स्पुतनिक V रूस को आयात किया। यह विश्व की पहली रिचर्ड कोविड-19 वैक्सीन है। इसका नामकरण प्रथम सोवियत अंतरिक्ष यान के नाम पर रखा गया है। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है, तो आप सभी जानते हैं वो है 46वें राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे जो कि 45वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे देखिए कह रहे कि जनवरी 2021 में जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। इनका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से है तथा इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पराजित कर ये इन्होंने जीता। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे, तो यहाँ पे आप देखते हैं शेख हसीना थे और भी बाकी थे, तो यहाँ पे हमारा आंसर इसमें से कोई नहीं या इनमें से कोई एक हो जाएगा। यूएन में, यूएन मतलब यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूएन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन है। यूएसए अगर बोले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, अगर सिर्फ यूएन बोले तो यूनाइटेड नेशन होगा। और इसकी स्थापना कई बार पूछ देता है, तो 24 अक्टूबर 1949 को हुआ था। भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है, तो आप सभी जानते हैं वो है TS तिरुमूर्ति। यहाँ पे देखिए प्रश्न का, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में मई 2020 से TS तिरुमूर्ति कार्यरत थे। 21 जून 2022 को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त की हुई है। तो आप यहाँ से ये पॉइंट याद रखिएगा कि वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की तरफ से अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है, तो ये रुचिरा कंबोज है। बीपीएससी का फेवरेट है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। देखिए अभी हाल ही में बीपीएससी 67वां 2022 में से पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा गैलीलियो, यानी कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो वो गैलीलियो ने। ठीक, और यहाँ से कुछ प्रश्न बन सकते हैं, देखते हैं। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया। उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति यानी कि स्पीड कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम को प्रतिपादित किए। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण और फेवरेट भी है। कह रहे कि देखिए त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन ज्ञात करने के लिए होता है V - U / T। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बीपीएससी का फेवरेट है और इसी हाल ही में यहाँ पे देखिए 2022 में पूछा है, वॉशिंग मशीन का कार्य, ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि वॉशिंग मशीन किस कार्य पर सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं जो वॉशिंग मशीन जो किस कार्य पे काम करता है, तो आप सभी जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस पर, यानी कि अपकेंद्रीय बल पर। अपकेंद्रीय बल को इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कहते हैं और ये वॉशिंग मशीन इसी पर कार्य करता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न कुछ और भी बन सकते हैं, वो देखने कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ देखिए वॉशिंग मशीन अपकेंद्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्र बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, उसे अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कहते हैं। कपड़ा साफ करने की जो मशीन है या दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन आदि अपकेंद्रीय बल पे यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस पे काम करता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, यहाँ से आपको कई प्रश्न देखने को मिल जाएगा इस वाली स्लाइड से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा एक सदिश और एक अदिश राशि, दो प्रश्न जरूर बनते हैं और जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो सदिश राशि पूछा है, तो सदिश राशि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। क्या होगा, आयतन हो जाएगा। यहाँ पे पूछा सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि
आयतन नहीं है, ठीक है, आयतन सदिश राशि नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि सदिश राशियां वे राशियां होती है जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताती है, यानी कि सदिश राशि वो होते हैं जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताती है। तो यहाँ पे देखिए सदिश राशि वो राशि होते हैं जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताती है। तो वो देखिए जो विस्थापन है इसमें परिणाम के साथ है ना, जो परिणाम के साथ है वो दिशा भी बताती है। कौन? विस्थापन। बल भी बताता है, वेग भी बताता है, लेकिन आयतन यहाँ पे नहीं बताता, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हुआ? डी। आगे देखते हैं, कह रहे हैं विस्थापन वेग सदिश राशियां हैं। यहाँ पे बहुत प्रश्न बनते हैं। विस्थापन वेग बल सदिश राशियां हैं। अदिश राशि वह राशि है जो केवल परिणाम बताती है, दिशा नहीं, इसलिए आयतन एक क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जो महत्वपूर्ण है, कह रहे कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त नहीं की यानी प्राप्त की जाती है? तो हो जाएगा हमारा सी यानी कि द्रव्यमान। अब इसको देख लेते हैं क्या फॉर्मूला होता है और कैसे ये फाइंड आउट की जाती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी m तथा वस्तु का वेग यानी कि v, तो उस संवेग यानी m इंटू वी होगा। संवेग और वेग का जो अनुपात होता है वो mv बाय v यानी कि m होता है। v कट जाएगा तो क्या होगा? m यानी कि द्रव्य। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्या है, कह रहे कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं लिफ्ट में अगर आप खड़े हैं तो आपका जो भार है लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे और देख लेते हैं यहाँ पे क्या प्रश्न है, कह रहे लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दाब नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल कैसे होगा? शून्य होगा। यानी कि जब आप लिफ्ट में हैं और लिफ्ट से जब आप नीचे आ रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से त्वरण नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर जो आपका बल लग रहा होगा वो कैसा होगा? शून्य होगा। अगला प्रश्न देखिए, यही अभी हाल ही में पीपीएससी ने पूछा कि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरा दें। कह रहा है कि एक पंख यानी कोई भी ले लीजिए, कबूतर का ले लीजिए, पैरट का ले लीजिए, और कोई एक रबर का गेंद ले लीजिए और एक लकड़ी की गेंद ले लीजिए, ठीक है, लकड़ी की गेंद, और निर्वात में, निर्वात मतलब कि हवा ना हो, और उस स्थिति में एक समान यानी एक ही छत पर चले जाएं, एक छत पर, और उस पर एक पंखा यानी कि एक पंख और एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद, तीनों को एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरा दें। तो आप क्या देखेंगे? तो आप देखेंगे कोई भी वस्तु निर्वात में अगर हवा नहीं है तो चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, पतला हो, मोटा हो, एक ही समान तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। परंतु अगर हवा हो, निर्वात नहीं हो, वायुमंडल हो, तो उस स्थिति में जो हल्की वस्तुएं होती है वो जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन वो क्षेत्रफल पे ऊपर भी डिपेंड करेगा, ध्यान रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीनों एक साथ जमीन पर उतरेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं और कुछ प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। कह रहे कि निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य के कारण पंख, रबर गेंद और लकड़ी के गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक ही साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम वेग यानी कि जो वेलोसिटी होता है √2gh उनके द्रव्यमान के स्वतंत्र, ठीक है, होता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो आप सभी जानते हैं वो होता है अनुदैर्ध्य। कैसे? अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं वायु में। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती है क्योंकि उनके संचरण, ठीक है, के लिए द्रव्यमान माध्यम यानी कि ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि इस माध्यम के कटक, ठीक है, घटक तरंग की गति क्या है? इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा अनुदिश या अनुदिश दोलन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न हो जाएगा वो रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक यानी कि अलग किया जा सकता है? तो वो ऊर्ध्वापर्तन जिसे कि सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। अब यहाँ पे देखिए नेपथलीन या ऊर्ध्वापातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेपथलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वापातन या फिर सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वापातन वह प्रक्रिया होता है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण के ही परिवर्तित हो जाए, उसी को ऊर्ध्वापातन या फिर सब्लिमेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या? जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण के ही परिवर्तित हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एक है आपका कपूर। कपूर को जब आप जलाते हैं तो लिक्विड फॉर्म में नहीं बनता है और डायरेक्ट ही वो क्या होता है? वायु में यानी कि गैस फॉर्म में यानी गैस बन जाता है, और उसको भी हम ये कह सकते हैं वो सब्लिमेशन प्रक्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए जो महत्वपूर्ण है, कह रहे विद्युत शक्ति की इकाई है, तो आप सभी जानते हैं विद्युत शक्ति की जो इकाई होता है वो होता है वाट, यानी कि वाट से विद्युत शक्ति मापी जाती है। अगर यहाँ पे कई बार पेपर में ये पूछ लिया जाता है
कि मान लीजिए आपके 100 वाट का एक बल्ब है, 100 वाट का एक बल्ब है और 10 घंटे तक जल रहा है, तो कितना यूनिट होगा? तो 100 गुना में 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000, और फिर इसको आप यहाँ से 1000 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 यूनिट। यानी कि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे आप जलाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1 यूनिट आपका बिजली खपत होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहे हैं भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर जिस पर कोई कार्य करता है ऊर्जा का संचरित होता है। यहाँ पे शक्ति बराबर P बराबर होता है, P बराबर होता है W बटे T, यानी कि P बराबर शक्ति बराबर कार्य बटे समय। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे कई बार ये भी पूछा जाता है विद्युत शक्ति की सही मात्रा क्या होता है, तो वाट होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप सभी जानते हैं क्या कि वोल्ट मीटर विभवांतर को मापा जाता है, जो एमीटर होता है वो विद्युत धारा को मापा जाता है, जो पेंटेशियोमीटर होता है वो विद्युत वाहक बल को मापा जाता है, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है ये विद्युत प्रतिरोध को नहीं मापा जाता है। इसलिए हमारा यहाँ पे सही सुमेलित गैल्वेनोमीटर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं क्या कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार के मापन करने के लिए किया जाता है। पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार का मापन करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा ये विद्युत प्रतिरोध का माप किससे कहते हैं, तो वो ओ मीटर के द्वारा। किससे? ओ मीटर के द्वारा से। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि देखिए टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि ये जो विद्युत मोटर होता है ये क्या मैकेनिकल पे काम करता है, यानी कि मशीन होता है, और ये मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल ऊर्जा ही क्या करता है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मैकेनिकल ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए पूछा है 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलते हैं तो बिजली का खर्च कितना होगा, यानी कितना यूनिट होगा। तो अभी मैंने बताया क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि 100 वाट का बिजली है, कितने घंटे जला रहे हैं, तो 10 घंटे जला रहे हैं, 10 घंटे जला रहे हैं, तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा? 1000 हो जाएगा। अब यूनिट में पूछा है तो उसको 1000 से भाग कर देंगे, यानी 1000 से भाग करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, कितना आएगा? 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट। हमारा आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 कूलॉम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 है किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि समांतर श्रेणी में किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि उसको 1/r से भी डिनोट करता है और 1/r प्लस 1/r2 इस तरह से समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए कुल जो प्रतिरोध है वो क्या आर है 1.403 किलो ओम है। ठीक है, कैसे इसको निकाला है वो देखते हैं। तो यहाँ देखिए प्रतिरोध को इस तरह से जोड़ते हैं 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये क्रम होता है, किस क्रम में जोड़ने पर? तो ये समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो इस तरीके से हम जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो सीधा डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे जोड़ते हैं r1 प्लस r2, लेकिन ये समांतर क्रम में है तो इसलिए यहाँ जोड़ते हैं ऐसे 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पे कुल मिला के ये आ गया, और यहाँ पे हमारा R2 का वैल्यू यानी कि R2 बराबर हो गया 4.70। ठीक है, इसको जोड़ने पर तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4.70 किलोमीटर या किलो ओम। किलोमीटर नहीं होगा, किलो ओम होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे डायनमो जो होता है, क्या? डायनमो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे देखिए डायनमो जो होता है ये विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, डायनमो। और क्या प्रश्न बन सकते हैं? देखिए डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरक के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न करता है। ठीक है, और इस तरीके से क्या बन जाता है? बिजली बनता है। ठीक, आगे यहाँ पे देखो क्या है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। कौन? विद्युत मोटर। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो आप सभी जानते हैं कि वो एमीटर से मापी जाती है विद्युत धारा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? अगला यहाँ पे देखिए, कह रहे विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो आप सभी जानते हैं वो एमीटर से मापी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है, कह रहे यदि किसी ऐनक के यानी कि जो कोई लेंस यानी कि कोई शीशा होगा उसकी जो लेंस होगी, लेंसों की शक्ति यानी कि जो पावर है वो अगर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे इसको
एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के द्वारा आप कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक याद रखिएगा क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या, डायोप्टर। पेपर में सीधा प्रश्न बनता है यहाँ से, जिसे डी के द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि डी सिंबल के द्वारा सूचित किया जाता है। यदि फोकस एफ को मीटर में व्यक्त करें तो एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर पर पावर m पर पावर -1 होता है। इस प्रकार उस लेंस की क्षमता 1d कहते हैं, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। आभासी लेंस की क्षमता कैसी होगी, प्लस में यानी कि पॉजिटिव में होगा, और अपसारी लेंस की क्षमता कैसी होगी, नेगेटिव में होगा, यानी कि माइनस में होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई अगर ऐसे समझिए, अगर अवतल होगा, अवतल तो अवतल में क्या होता है, नेगेटिव माइनस होता है, लेकिन वही अगर उत्तल होगा तो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, तो यहाँ पे फोकस दूरी f बराबर 1 डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता। तो यहाँ पे देखिए 1/2 और यहाँ पे 1/2 हो गया 0.5, या फिर इसको 50 सेंटीमीटर भी कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 50। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां से आपको हमेशा याद रखिएगा कि फोकस दूरी f बराबर एक फॉर्मूला याद रखिएगा 1/डायोप्टर, यानी कि 1/d कितना 2 है, इसको कटा देंगे तो 0.5, या फिर ये मीटर में हो गया, अब सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.50, यानी कि सीधा यहाँ 0.5 है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा 500, और यहाँ पे ये पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 50 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। कह रहे चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो आप सभी जानते हैं जो चुंबकीय सुई होता है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, क्या है ये, पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में ये सेंटर है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है। तो जो ऊपर की दिशा पे ये सुई करता है, तो यही चुंबकीय सुई क्या है, ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ की दिशा की ओर बताता है। अगला प्रश्न देखिए, जो कि हाल ही में पूछा है, चुंबकत्व का अणु चुंबकीय या समुच्च ठीक है, समुचंबक सिद्धांत निम्न में से किससे द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, प्लेटिनम के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, या इनको यहाँ और क्या बन सकता है, अणुचुंबकत्व। ठीक है, चुंबकत्व का एक रूप है जिससे कुछ सामग्री बाहरी रूप से लागू चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होती है। लागू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आंतरिक प्रेरक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अणुचुंबकीय पदार्थों में प्लेटिनम शामिल होता है। अगला प्रश्न देखिए, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था। तो आप सभी जानते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। किसको, आइंस्टीन को। कब मिला था, तो ये 1921 में मिला था। पेपर में कई बार पूछा जाता है। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं उसके नियम के आविष्कार हेतु 1921 में भौतिक यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है क्या, कि अपेक्षा का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो वो अपेक्षिकता का है। ठीक है, अपेक्षिकता का सिद्धांत यानी कि रिलेटिविटी का दिया था, ये हुआ था अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्या है, कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो आप वो क्या होता है, यूरेनियम का होता है। किसका होता है, यूरेनियम का। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। ठीक दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए इसी तरीके से क्वेश्चंस को छांट कर लाएं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं आगे। कह रहे कि यहाँ पे आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में होने वाला तार किस पदार्थ का बन सकता है या बना होता है। तो आप सभी जानते हैं, जो फ्यूज होता है टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होता है। उसकी गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, जिसके कारण अगर अधिभार यदि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आ जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, फ्यूज आपका डिस्क्रीज हो जाता है, यानी कि फ्यूज टूट जाता है और विद्युत यानी कट जाता है, जिससे कि आपकी जो भी इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक का होता है वो बच जाता है। फ्यूज एक छोटा सा तार टुकड़ा होता है। यह रंगा या शीशा, टीन या लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है, यानी कि बहुत कम गलनांक होता है। लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट यानी कि अतिभारण ओवरलोडिंग वोल्टता वृद्धि आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है, यानी कि आपके घर में बिजली मतलब विद्युत अगर जल रही है 220 वोल्ट का, इसके अलावा अधिक एकदम तेजी से बढ़ गया तो उस स्थिति में क्या होगा, फ्यूज उड़ जाएगा। अदरवाइज अगर फ्यूज नहीं रहेगा घर में तो आपका जो भी टीवी, फ्रिज, रेगुलेटर ये सारे क्या होगा, उड़ जाएगा। तो फ्यूज गलकर टूट जाता है और इससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक के जो उपकरण होते हैं वो नुकसान होने से बच जाता है। और इसीलिए हमारे घरों में देखते होंगे आप लोग, एक स्विच यानी कि लगा होता है। ठीक है, स्विच लगा होता है और वो किस चीज का लगा होता है, टंगस्टन और शीशा का जो कि एक टुकड़ा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं।
अगला प्रश्न करें, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? क्या बोला है? कुचालक है, तो वो क्या है? पारा। तांबा तो ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का भी। शीशा नहीं होता, लेकिन शीशा भी गर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि कुचालक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? पारा। ठीक है, याद रखिएगा, अभी हाल ही में इसको बीपीएससी ने पूछा है। यहाँ से कुछ और प्रश्न बन सकते हैं, कह रहे कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रभावित ना हो, उसे क्या बोलते हैं? कुचालक। लकड़ी, कांच आदि सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती है। ठीक है, ऊष्मा की, देखो सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती है। सभी धातुएं, लकड़ी नहीं होता, सभी, जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि ये कुचालक होते हैं, लेकिन सभी धातु ऊष्मा की चालक होती है। लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में सीसा, पारा की ऊष्मा चालकता पुअर कंडक्टर होती है। लेड की ऊष्मा चालकता 34.7 वाट, ठीक है, जबकि मीटर किलोवाट, जबकि पारा की ऊष्मा चालकता, ठीक है, लगभग 8.31 डब्ल्यू पर एम के होता है। ठीक है, देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, करें गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो वो क्या होगा? गर्म करने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अर्धचालक ऐसी ठोस पदार्थ है जिसकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होता है। कैसी? कुचालकों से कम। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक संवाहक के तापमान क्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसे थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है और अभी हाल ही में बीपीएससी ने इसको भी पूछा है। ठीक है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन होता है। इसी घटना को हम कहते हैं थॉम्सन प्रभाव। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचिए मत, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके से आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो। ठीक है, जब किसी संवाहक के दोनों सिरों को अलग अलग ताप पर रखा जाता है तो इसके माध्यम से विद्युत धारा प्रभावित होने पर संवाहक की लंबाई के साथ साथ ऊष्मा के विकास या अवशोषण की घटना को थॉम्सन प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। करें, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति करता है, क्या कारण होता है? देखिए, अभी हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है, इसलिए सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों? तो आप सभी जानते हैं, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या करता है कि ठंडी, यानी कि ठंड प्रदान करता है। ठीक, यदि रेफ्रिजरेटर बोले तो रेफ्रिजरेटर का बोलता है मतलब फ्रिज, क्या बोलते हैं? फ्रिज। रेफ्रिजरेटर को फ्रिज बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, यानी कि जो आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज के दरवाजे अगर कुछ घंटे के लिए छोड़ देंगे तो कमरे का ताप क्या होगा? वह कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा। तो सभी आंसर लगा देगा जी, कम हो जाएगा। ठीक है, नहीं, वो आपके कमरे का जो ताप है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि सर ऐसा क्यों? फ्रिज में तो ठंडा होता है, उसका दरवाजा खोल देंगे तो ठंड बाहर निकलेगा और वही ठंडा पूरा रूम को ठंडा कर देगा। जी नहीं, जैसे अगर आप दरवाजे को खोल देंगे तो रेफ्रिजरेटर ये क्या करेगा? उसमें से जो पावर, यानी कि हीट उसमें कंजम्पशन होता है वो ज़्यादा खींचेगा ठंडा ज़्यादा करने के लिए। तो उस स्थिति में क्या होगा कि उसमें गर्मी, यानी कि उसमें जो मोटर लगा रहता है उसमें हीटिंग ज़्यादा होगा, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगा। पीछे के साइड में अगर आप देखिएगा बहुत गर्मी होती है, जैसे ऊष्मा निकलता है, और ऊष्मा ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो ऊष्मा आपके घर में जाएगा, और ऊष्मा घर में जाएगा तो पूरा रूम क्या होगा? गर्मी हो जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यदि आप रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज के दरवाजा को खोल के छोड़ देंगे तो आपका जो रूम है वो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत का चयन करिए। तो आप सभी जानते हैं, जो एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, बिल्कुल एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम नहीं कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ठीक है, सी गलत है। बाकी ये कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में प्रयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि नमी को अवशोषित करता है। जी हाँ, जो ये कपास है हमारे लिए बहुत ही अच्छा, यानी उपयोगी वस्त्र होता है, क्योंकि कपास में क्या होता है, जो नमी होता है वो नमी अवशोषित करने की क्षमता ज्यादा होती है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान में की कोटिंग भी किया जाता है। ठीक है, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूछा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी यस्सा नहीं बदलती है या फिर बदलता है? तो वो क्या होता है? आवृत्ति, जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, वो चेंज नहीं होता है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम की जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहता है, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य तथा वेग क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास यानी लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? वो होता है उत्तल। कौन सा होता है? उत्तल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे
पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट से देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करके संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं से अगर आपसे पूछे कि अगर आपको निकट दृष्टि दोष है, यानी निकट दृष्टि दोष है तो उस स्थिति में बताइए, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लगाते हैं और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कैसा है? तो आप सभी जानते हैं वो क्या होगा, अवतल। और अवतल दर्पण में ही अगर आप सामने खड़े हो जाएंगे तो आप उसमें ज्यादा बड़ा दिखेंगे। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर कहते हैं इंग्लिश में। व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो कि महत्वपूर्ण है, कह रहा है आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो वो उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। अभी हाल ही में बीपीएससी ने से पूछा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, ध्वनि का वायु में वेग का अनुमान कितना होता है? यानी कि वायु में ध्वनि देखिए, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? यानी कि जो ध्वनि होता है उसकी स्पीड कितनी होती है वायु में? ठीक है, तो वो हमेशा कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अगले देखिए यहाँ पे कुछ वेग है, किसमें ज्यादा होता है? देखिए शुष्क वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होता है। शुष्क वायु में अगर टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, अगर टेम्परेचर कम हो, ताप कम हो, 0 हो, तो उस स्थिति में ध्वनि का जो स्पीड होगा वो 332। लेकिन अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस उस समय 346 होगा। हाइड्रोजन में 25 डिग्री पे कितना? 1200 इतना। ठीक है, आशुद्ध जल में इतना। सबसे ज्यादा देखिए किस में होता है? यहाँ पे एल्युमिनियम यानी कि ठोस में 6400 कितना है? 20 टेम्परेचर पर। किसमें? एल्युमिनियम में। पेपर में ये पूछा जाएगा सबसे ज्यादा ध्वनि का स्पीड किस में होगा, तो एल्युमिनियम में होगा। 25 डिग्री टेम्परेचर पर 6420 मीटर पर सेकेंड। लोहा में कितना होता है? ये 5950। और कांच में पूछे तो कितना होगा? 3980। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आकाश का नीला लगता है क्योंकि? देखिए आकाश नीला रंग का क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है? तो ये देखिए, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होता है, जिसके कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं का प्रकाश पड़ने से यह एक प्रकाश से सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। इस प्रकीर्णन में बैंगनी व नीले प्रकाश वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण के प्रकाश के प्रकीर्णन होते हैं। और इसलिए क्या होता है कि हमारा जो प्रकाश है वो कैसा दिखाई देता है? नीला कलर का दिखाई देता है। रात के समय में खुले आकाश में तारों की टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? तो आप जानते हैं वो प्रकाश अपवर्तन के कारण ही। ठीक है, रात के समय में खुले आकाश में तारों को टिमटिमाने का कारण तारों में प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल के पहुंचने पर क्या होने वाला अपवर्तन या फिर रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और आगे भी पूछने की संभावना होती है, इसलिए आप इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो आप सभी जानते हैं वो होता है 4 डिग्री पर। कितने पर? 4 डिग्री पर अधिकतम होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, पानी का घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम होता है और इसका आयतन न्यूनतम होता है। ये वाला देखिए, फिर यहाँ पे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि 50 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो आपको मैंने बताया था एक फॉर्मूला होता है F= 9/5C प्लस में 32। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप चाहे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में निकाल सकते हैं और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आप इसको निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 122। ठीक है, पहला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अभी हाल ही में बीपीएससी 2022 में से पूछा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि और इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। कह रहे देखिए, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने का कारण तारों के प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाला जो अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन होता है, उसी से क्या होते हैं? तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और कह रहे कि पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो आप सभी जानते हैं पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है, देखिए पानी का घनत्व अधिकतम जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और उसका आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ जो प्रश्न कह रहे कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो इस पॉइंट को आप देखिएगा, आपको मैंने बताया था इस तरीके के प्रश्न करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत होती है। वो फॉर्मूला क्या है? F बराबर क्या होता है? F बराबर, ठीक है,
9/5 C प्लस में 32, इससे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे पूछा है फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 9/5 और सेल्सियस कितना है 50 डिग्री, तो यहाँ पे 50 लिख दीजिए, यहाँ पे 32। अब यहाँ पे देखिए काट देंगे तो यहाँ से क्या होगा 5 एकम 5 यानी कि 10 और 10 निम 90, 90 प्लस में यहाँ पे 32 कर देंगे तो 9 और 3 12 यानी कि 122 डिग्री हो जाएगा किसमें फ़ारेनहाइट में। तो ऑप्शन को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ से और भी कई प्रश्न बनते हैं, उस प्रश्न को आप देख लीजिएगा। क्या यहाँ से प्रश्न बनता है कि हमारे शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि हमारे शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो हो जाता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है, पेपर में कई बार इस प्रश्न को बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि हाल ही बीपीएससी ने पूछा है 2022 में। क्या पूछा है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जबकि पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि जल स्तर नहीं बदलेगा। कहने का मतलब यह है कि आप कोई एक बीकर ले लीजिए, बीकर यानी कि एक कटोरी या कुछ ले लीजिए, ये मान लीजिए आपने एक कटोरी ले लिया और यहाँ पे मान लीजिए इतना तक क्या है पानी है, इतना तक है पानी है। अब इसमें क्या करें, आप बर्फ डाल दें, कोई भी एक बर्फ का सिल्ली या बर्फ का क्यूब डालेंगे तो क्या होगा, पानी का स्तर बढ़ जाएगा या पानी का स्तर घट जाएगा, क्या होगा वही आपको बताना है। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, बर्फ डालेंगे तो क्या होगा कि कुछ बर्फ का भाग है नीचे की तरफ होगा, कुछ ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो जब ये नीचे की तरफ होगा तो पानी की भार होगा ऊपर हो जाएगा, और जब ये पिघल जाएगा तो क्या होगा कि दोबारा यानी कि पुनः उतना ही हो जाएगा। तो यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना बर्फ मतलब पानी है कटोरी में उतना ही पानी रहेगा। चाहे इस एक्सपेरिमेंट को आप करके देख लीजिएगा, पेपर में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, एसएससी में भी, बैंकिंग में भी कई जगह इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा गया है। इसके अलावा कोई भी स्टेट पेपर होता है वहाँ पे भी बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। यहाँ से देख लीजिए कुछ प्रश्न है, पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, अतः बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा। इस प्रकार से जल का स्तर नहीं बदलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। आप सभी जानते हैं कि जब भी वर्षा होती है तो उसका जो बूंद होता है वो गोलाकार होता है। ऐसा क्यों होता है, तो उसका पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं जो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। कहते हैं वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोलीय होती है, क्योंकि उनकी सतह सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल होना चाहती है, और यह एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्या होता है, न्यूनतम क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए जो ये भी हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है, सबसे ज्यादा सण्यता होती है वो किसमें होगा, तो शहद में होगा, किसमें, शहद में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे किस किस में कितना होता है, देखिए जल में कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान पर, और सण्यता कितना होगा 1.0 होता है। लेकिन रक्त यानी कि ब्लड जो होता है, ब्लड में कितना होता है, तो ब्लड में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, हमारे शरीर में जानते ही हैं, और इसकी जो सण्यता होता है यानी 2.7 यानी 2.7 या 2.7। शहद में पूछे तो वो 20 होता है, और अगर ये सण्यता पूछे तो करीब करीब 200 होता है, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसमें होता है, शहद में होता है। वायु में पूछे तो 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री टेम्परेचर पर 0.017 होता है, ठीक है, इस पॉइंट के। और अगर टेम्परेचर बढ़ जाए यानी कि 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो यह जो सण्यता होगा वो 0.019 होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती है, तो आप सभी जानते हैं चंद्रमा के कारण, चंद्रमा से ऊंची जल तरंगें आते हैं। अब ऐसा क्यों होता है देख लेते हैं। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी लाया जाता है, यानी जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, अधिक होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कह कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पक जाता है। जो आप खाना, जिस कुकर में आप खाना पकाते हैं, इन्हीं को उसे प्रेशर कुकर कहते हैं। प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों बन जाता है, इसी का रीजन आपसे पूछा है। तो देखिए रीजन क्या होता है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। यानी क्या होता है, उच्च अगर दाब होगा यानी कि हाई प्रेशर होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि पानी का तापमान यानी कि जो टेम्परेचर होगा वो उबलने लगेगा, जिसके कारण क्या होता है, जल्दी खाना पक जाता है। यहाँ से देखिए देख सकते हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर के कारण इसमें पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। खुले बर्तनों में जहां पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में पानी उबलने का तापमान लगभग 120 सेंटीग्रेड हो जाता है। समझ रहे हैं, यानी कि अगर आप खुले बर्तन में करेंगे तो 100 डिग्री पे पानी उबलेगा, लेकिन जो प्रेशर कुकर होता है उसमें 120 डिग्री टेम्परेचर यानी कि ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के ठीक है, अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, और इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण हो रहता है। पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग मिलता है। पृथ्वी को लगभग 4.5 गुना 10⁻⁻8 भाग ही ऊर्जा प्राप्त होता है, किससे, सूर्य से, ठीक है।
और इसके अलावा अगर आपसे यहाँ से पूछा सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो आप सभी जानते हैं 8 यानी कि कितना 8 मिनट 16 सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, तो आप सभी जानते हैं नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहे विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो होता है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। हाल ही में इस प्रश्न को पूछा, इसको आप याद रखेगा, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, लाइट की भी स्पीड होती है वही 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, तो दोनों आप ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बन सकते हैं। कह रहे तरंगें जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम यानी आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इनकी चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर यानी कि 3.10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, याद रखेगा। यानी कि जो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, किसमें, निर्वात में। ठीक है, और इतना ही स्पीड होती है किसकी, इतना ही स्पीड होती है चुंबकीय तरंग की। तो आप दोनों याद रखिएगा, प्रकाश के चाल के बराबर, यानी प्रकाश का चाल होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और चुंबकीय तरंग की भी इतना ही होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी, तो आप सभी जानते हैं वो कांच में, ठीक है, न्यूनतम होती है। अभी हाल ही में पीपीएससी ने इसको पूछा है। और देख लेते हैं कि किस किस में कितना कितना होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, जब जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल और तथा वायु से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में कैसा होगा, न्यूनतम होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं लगभग 8.5 है। लेकिन ये तो ये बहुत पहले पूछा है, बीपीएससी भी हाल फिलहाल में एकदम करेक्ट आंसर खोजता है। तो आप याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड या कहीं कहीं आपको 19 सेकंड, कहीं 20 सेकंड भी दिया होगा, तो इसमें से आपको आंसर लगाना है। चलिए अगला यहां देख लेते हैं क्या है। कह सूर्य के प्रकाश धरती सतह पर पहुंचने में लगा समय लगभग 8.31 मिनट यानी कि लगभग 499 सेकंड, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अर्थात 8 मिनट 30 सेकंड दिया गया है। अतः इस प्रश्न के यहाँ पे सी यहाँ पे होगा औसतन दूरी लगभग कितना है, मतलब सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी कितनी है, तो 150 गुना 10⁻7 किलोमीटर है। कहाँ, पृथ्वी। और प्रकाश की चाल कितनी है, यानी कि जो प्रकाश की चाल है वो है 3 गुना 10⁸8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड है, वैसे यहाँ पे तो किलोमीटर, मीटर प्रति सेकंड है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अच्छा, आप यहाँ कहोगे सर कि यहाँ तो लिखा है 8 मिनट 30 सेकंड, बट आपने तो यहाँ पे बताया 8 मिनट 16, तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ये ध्यान रखिएगा। ये 8.16 या 19 से 20, नहीं 8.16 या 19 से 20 हो, जो उसी में आपको आंसर लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर अभी बीपीएससी ने अभी सेम क्वेश्चन पूछा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आप सभी जानते हैं 8 मिनट 16 सेकंड या फिर 20 सेकंड या 19 सेकंड, जहां पे रहेगा वही आपको आंसर लगाना है। इसमें कहीं आपको आंसर दिख नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ई होगा। अब कोई कहेगा सर नहीं है तो 8 तो है ही, 8 लगा देते हैं, तो 8 गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट क्या होता है 8.16 या 19-20 सेकंड। ठीक है, 8.16 सेकंड या 8.19 सेकंड या 8.20 सेकंड, इनमें से कोई हो तो आप आंसर लगा दीजिए। एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी है 8.19 है, कहीं कहीं 16 भी है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए क्या है कि नासा के, और देखिए यहाँ पे एक नासा है। ठीक है, नासा जो अमेरिका की भी स्पेस एजेंसी है, वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 499 सेकंड, लगभग 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर पुस्तिका में सी माना है। ठीक है, समझ रहे हो। तो लेकिन यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन तो यहाँ गलत हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वही होगा कितना, 8 मिनट 19 सेकंड, 19 सेकंड, ध्यान रखेगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो आप सभी जानते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है, बुध है। बुध के बाद कौन है, शुक्र है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ से अगला प्रश्न और क्या बन सकता है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो आप सभी जानते हैं बेसिक जो है कंप्यूटर की भाषा है, सी भी कंप्यूटर की भाषा होता है, फोर्ट्रॉन भी कंप्यूटर की भाषा होता है, C++ यानी कि ये C++ हो तो ये भी कंप्यूटर की भाषा हो, अगर कहीं जावा लिखा है तो वो भी कंप्यूटर की भाषा हो, लेकिन जो फास्ट होता है वो कभी कंप्यूटर की भाषा नहीं होता है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी ने देखा होगा जो बल्ब आपके घर में जल रहे होते हैं उसमें जो रोशनी जिससे कि प्रकाश प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और फिलामेंट क्या चीज का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो गलनांक होता है वो उच्च होता है, इसलिए वो जल्दी पिघलता नहीं है, इसलिए विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है,
अगला देखिए, साधारण जो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनमें से बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है। अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीजन दहन नहीं होता है। इस कारण इनका उपयोग क्या करते हैं, फ्रेम या टोस्टर आदि समान विद्युत तपान युक्त में होता है। ताप दीप्ति लैंपों के तंतुओं के निर्माण के लिए केवल टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, जबकि तांबा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयुक्त होने वाले तारों का निर्माण किया जाता है। लेकिन जो तार का उपयोग होता है वो किसी या तो एल्युमिनियम का करेगा या तो फिर वो तांबा का किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक यानी किसी सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो वो कोई और नहीं, वो है ठीक है, जर्मेनियम होता है। क्या? जर्मेनियम होता है, जिसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। और ये तांबा जो है आप सभी जानते हैं, ये तो सेमीकंडक्टर नहीं है बल्कि ये कंडक्टर होता है, विद्युत का बहुत अच्छा यानी कि गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होते हुए भी ये क्या है, विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चांदी भी गुड कंडक्टर होता है, किसकी? इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ग्रेफाइट याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा जाता है, एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक है, तो हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है। बाकी गुड कंडक्टर पूछे तो आप बता दीजिएगा कॉपर या फिर तांबा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पे गलत पूछा है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो ये क्या है कि गलत है। बाकी इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं और इनका द्रव्यमान नग्न होता है, बिल्कुल ये बात सही है। ये भी परमाणु संख्या, एक तत्व के परमाणु प्रोटॉनों की संख्या होती है, बिल्कुल ये भी सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, कार्बन डेटिंग के लिए, बिल्कुल ये समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में कार्बन डेटिंग के उपयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। गलत पूछा था, हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कई बार आपसे पूछा जाता है ये कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? तो एक आप याद रखिएगा, यहाँ पे पेन, PEN पेन, और GTC पेन, GTC यानी कि प्रोटॉन का खोज किया है किसने? गोल्डस्टीन ने। और इलेक्ट्रॉन का खोज किया है किसने? थॉमस ने। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का खोज किया किसने? चैडविक ने। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। क्या रखेगा? पेन GTC पेन से यानी कि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन का खोज किया थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन का खोज किया चैडविक ने, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न है कि यहाँ पे क्या है कि परमाणु में प्रोटॉनों यानी कि धन आवेशित कण एवं इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण की समान संख्या के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है अगर सेम होगा, किसमें? धन आवेशित अगर समान होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि परमाणु विद्युत के रूप में कैसे होगा? उदासीन होगा, या फिर ये कह सकते हैं क्या? न्यूट्रल होगा। परंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की कक्षाओं में होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखेगा। दोस्तों अगर इस चैनल पे नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहे और आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन से वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो आप सभी जानते हैं वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा। बाकी जो आपकी ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये खत्म हो सकता है, लेकिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहे परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो आप सभी जानते हैं जो परमाणु बम होता है, जिसे आप एटम बम कहते हैं, और ये बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था, क्योंकि अभी वर्तमान में सबसे शक्तिशाली जो बम है वो कौन सा है? हाइड्रोजन बम है। और हाइड्रोजन बम का अभी तक किसी भी देशों ने या किसी भी देश ने अभी तक प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जो ये एटम बम है ये अमेरिका ने प्रयोग कर चुका है। कब? ये तो 6 अगस्त को। कब किया है? 6 अगस्त 1945 को, और ये 9 अगस्त 1945 को, यानी कि 9 अगस्त 1945 ये दोनों ही बम अमेरिका ने जापान के ऊपर गिराया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को नागासाकी पर। दोनों ही कहां पे? जापान के ऊपर। कब किसने गिराया था? अमेरिका ने। कई बार ये पूछा जाता है कि जो आपके हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उस बम का नाम क्या है? तो उसका नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को जो गिराया था उस बम का नाम था फैटमैन। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो परमाणु बम का सिद्धांत किस आधारित पे काम करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा नाभिकीय विखंडन के ऊपर काम करता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अभी हमने देखा वो होगा नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है, ठीक है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनका भी यहाँ से भला हो जाए और उसका भी पेपर में अच्छा वो कर पाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए जो हाइड्रोजन बम होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वहाँ देख लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन बम होता है वो अनियंत्रित नाभिकीय संयोजन यानी कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, पर आधारित है, जिसमें कि छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं, यानी कि छोटे छोटे नाभिक इसको जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक को बना लेते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। और इसीलिए ये कह सकते हैं जो हाइड्रोजन बम होता है ये मोस्ट स्ट्रॉन्ग बम होता है, बहुत पावरफुल बम होता है। यानी कि एटम बम यानी कि जो परमाणु बम है, परमाणु बम से 1000 गुना शक्तिशाली बम होता है हाइड्रोजन बम, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं जो कि और महत्वपूर्ण है। कह रहे कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वो होता है रेडॉन। कौन सी? रेडॉन। लेकिन जो है हीलियम, आर्गन, नियॉन ये सभी के सभी किस में पाया जाता है? वायुमंडल में पाया जाता है, वायु में पाया जाती है, लेकिन जो रेडॉन गैस होता है वो नहीं पाया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए जो रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है, अन्य अभिक्रिया गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन वायु में पाई जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो आप सभी जानते हैं वो वाट पर है। अगर
आप यूनिट निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तो जितना वाट का बल्ब है उससे प्लस में टाइम को आप गुना कर देते हैं और 1000 से भाग कर देते हैं। मान लीजिए कि 100 वाट का एक बल्ब है और आप 10 घंटे इसको जला रहे हैं, तो कितना यूनिट खत्म करेगा, तो आप यहाँ पे इससे गुना कर देंगे तो 1000 और यहाँ से 1000 भाग कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 यूनिट। इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा और कौन सा, केवल 1 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तो आप सभी जानते हैं इनमें से जो पूछा दिया है ना, वो पूछा कि भारी धातु कौन सी है, तो वो हो जाएगा हमारा यूरेनियम। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा है क्या कि इनसेट यूनिट 2A कब छोड़ा गया था, तो वो छोड़ा गया था कब, 10 जुलाई 1992 ईस्वी में इनसेट 2A छोड़ा गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।